Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's physical geography class, we will discuss about insolation and heat balance of the earth. Interesting, important और understanding based chapter है, इसलिए हम जल्दी से इसको कवर करेंगे. Let's start. Insolation और you can say incoming solar radiation. Insolation क्या होता है? अब हम सबको पता है कि जो हमारा सन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. किसके लिए? हमारी अर्थ के लिए. अब सन से जो है हमें रेडिएशंस मिलती हैं, सन रेज हमारे अर्थ के ऊपर आती हैं. अब उन सन की रेडिएशंस का अर्थ पर आना, जो स्पेस से होते हुए हमारी अर्थ पर आती हैं काफी शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन. और वही चीज जो एनर्जी अर्थ को सन से रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स की फॉर्म के अंदर, उसी को हम कहते हैं इंसोलेशन और यू कैन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन. अब एक चीज होती है कि जितनी एनर्जी हमें सन के पास से हमारे पास आ रही है अर्थ के ऊपर, उतनी एनर्जी क्या अर्थ के ऊपर रिसीव भी होती है? सन अपनी साइड से अपनी 100% एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लेकिन क्या 100% जो सन की हीट रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक आती हैं? नहीं, 100% अर्थ तक नहीं आती. क्यों नहीं आती? एक तो सन के कंपैरिजन में जो अर्थ का साइज है वो काफी स्मॉल है, सबसे पहली चीज ये है. दूसरा, ऐसा भी नहीं है, जब हम सोलर सिस्टम की फोटो को देखते हैं हमें पता है कि जो सन है, सन से सबसे नजदीक क्या है? आपका मरकरी है, मरकरी के बाद आपका वीनस है, उसके बाद आपका अर्थ आता है. तो सन का और अर्थ का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना सन अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है उतनी 100% एनर्जी अर्थ तक नहीं आती. और कुछ इंपॉर्टेंट इंसोलेशन के फैक्टर्स होते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से सन की 100% एनर्जी हमें अर्थ पर रिसीव नहीं होती. अब उससे पहले फैक्टर्स की हम बात करेंगे, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के पास अपनी ऑर्बिट है और वो ऑर्बिट के ऊपर ऐसे सर्कल के अंदर रिवॉल्व होती रहती है. तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब सन से अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, और एक टाइम ऐसा भी होता है जब सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. अब वो टाइम कौन सा होता है? अगर आप 4th ऑफ जुलाई की बात करेंगे, 4th ऑफ जुलाई के दिन आपकी जो अर्थ है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होती है सन से. वही अगर आप 3rd ऑफ जनवरी की बात करेंगे, जब अर्थ जो है वो सबसे नियर होती है सन के. ये बात हमें याद रखनी है. और हमें क्या याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? एपीहीलियन किसको कहते हैं? जब अर्थ से सन सबसे ज्यादा दूर हो, यानी 4th ऑफ जुलाई, उसको हम कहते हैं एपीहीलियन. वहीं जब सन के अर्थ सबसे नियर हो, उस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिहीलियन. अब यही डिफरेंस कैसे आता है? अब इससे डिफरेंस क्या आएगा? जब अर्थ सबसे ज्यादा सन के नियर अबाउट होगी, यानी 4th ऑफ जुलाई को, तो उस टाइम नहीं, सॉरी, 3rd ऑफ जनवरी को, तो जब सबसे ज्यादा अर्थ के अंदर हमें सोलर रेडिएशंस फील होंगी, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन जो है रिसीव होंगी. वहीं 4th ऑफ जुलाई को अर्थ का डिस्टेंस सन से सबसे ज्यादा है, तो 4th ऑफ जुलाई को सोलर रेडिएशन काफी कम रिसीव होंगी एज कंपेयर टू 3rd ऑफ जनवरी. एक ये चीज हो गई. अब हम बात करते हैं किसकी? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसोलेशन. इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं? सन की एनर्जी जब अर्थ के ऊपर आती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें 100% सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो पाती? कहीं पर सन की एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है, रेडिएशन ज्यादा रिसीव होते हैं वर्ल्ड के किसी पार्ट में, और वर्ल्ड के किसी पार्ट में सोलर रेडिएशन जो है वो कम रिसीव होती है. ये आपके चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द सन रेज, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा भी जा सकता है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसोलेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसोलेशन. अब पहला फैक्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. हमें पता है अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर मूव करती रहती है. अब अर्थ की शेप भी ऐसा नहीं है, अर्थ की शेप कंप्लीटली सर्कल नहीं है, स्फीयर भी नहीं है. अगर आप ज्योग्राफिकल टर्म में देखोगे तो अर्थ की शेप है आपकी जियोइड. अब उस चीज के अंदर क्या है कि अर्थ की शेप है, उस हिसाब से वो अपनी ऑर्बिट के ऊपर मूव करती रहती है, और वो अलग अलग एंगल सन के साथ बनाती रहती है. अब उसी एंगल की वजह से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन
रिसीव होती है अर्थ के ऊपर वो डिफरेंट डिफरेंट होती रहती है। अब अर्थ को हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैटिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, और अर्थ रोटेट होती रहती है, उसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस है उनके ऊपर डिफरेंस आता रहता है, इंसोलेशन की अमाउंट के ऊपर डिफरेंस आता रहता है। सभी लैटिट्यूड्स के ऊपर अर्थ के आपको सेम सोलर रेडिएशन की अमाउंट, सेम इंसोलेशन रिसीव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सन रेज। अब हमने जैसे बात की कि अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर से रिसेंबल करती है और हम नॉर्मली उसको जियोइड कहते हैं। अब जब अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ सन के साथ एंगल बनाती है, तो कहीं पर एंगल बिल्कुल आपका वर्टिकल बनता है, कहीं पर एंगल क्या होता है, थोड़ा इंक्लाइन उसके अंदर बनता है। तो क्या होता है, जब कोई चीज वर्टिकली सन की साइड से अर्थ के पास आ रही है सोलर रेडिएशन, तो उस टाइम पर एरिया कितना कवर होगा, एरिया थोड़ा स्मॉल एरिया कवर होगा एज कंपेयर टू जब आपके पास अर्थ के पास सन रेज एज अ इंक्लाइंड फॉर्म में आ रही हैं उसके कंपैरिजन में। इसीलिए जो वर्टिकल रेज होती हैं उस टाइम पर ज्यादा सोलर रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पास ऑन होती हैं, बिकॉज वो चीज कोई सीधी चीज आ रही है। हम नॉर्मली भी देखें, आप कोई रास्ता है, आपको कहीं जाना है, ये आपकी जगह है, आपको जाना है यहाँ, एक तो सीधा रास्ता है, एक रास्ता है ऐसे करके और फिर आपके पास कुछ रिसीव हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज सीधी है तो वो आपको ज्यादा जल्दी आप पहुंच पाओगे। वो सेम चीज है कि जब सन रेज वर्टिकली आती हैं, वो भले ही स्मॉल एरिया कवर करती हैं, लेकिन स्मॉल एरिया कवर करने की वजह से एनर्जी जो है वो ज्यादा रिसीव होती है। वहीं जब चीजें इंक्लाइन होकर सन से अर्थ की तरफ आती है तो एनर्जी उस टाइम पर वो एरिया ज्यादा कवर करती है, बट जो एनर्जी रिसीव होती है वो ज्यादा एरिया कवर करने की वजह से ज्यादा एरिया में डिवाइड होती है और एनर्जी की अमाउंट कम हो जाती है एज कंपेयर टू जितनी हमें वर्टिकल रेस की वजह से एनर्जी मिलती है। तो अब अर्थ पूरे शेप में है तो कहीं पर हमें वर्टिकल एनर्जी रिसीव होती है, तो वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाती है उस लैटिट्यूड के ऊपर, और जहां पर इंक्लाइनली सन से एनर्जी रिसीव होती है, रेडिएशन रिसीव होती है, वहां पर जो अमाउंट है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर सन की रेडिएशन वहां पर कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यूरेशन ऑफ द डे सिंपल सी बात है, अब हमें पता है, अब जैसे विंटर सीजन चल रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर, अब विंटर के अंदर क्या होता है कि आपके शाम को 5 बजे 5:30 के ऊपर 5 o'clock के ऊपर क्या होता है कि आपका दिन ढलना शुरू हो जाता है, आपका सनसेट हो जाता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही दिन कम, सुबह भी लेट सुबह होती है, सनराइज भी लेट होता है, नियर अबाउट 7 o'clock होता है। तो उसमें क्या हुआ, जितना छोटा दिन उतनी कम सोलर रेडिएशन। अब समर सीजन में क्या होता है, ज्यादा बड़े दिन होते हैं, शाम को 7 बजे के बाद भी आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है, अंधेरा नहीं होता, तो ज्यादा बड़ा दिन ज्यादा सोलर रेडिएशन का रिसीव होना, बिकॉज लेट सनसेट होगा, अर्ली सनराइज होगा, तो आप ज्यादा सोलर रेडिएशन को रिसीव करोगे, और वही सनराइज भी लेट हो रहा है, सनसेट भी जल्दी हो रहा है, तो उस पॉइंट पर आप जो इंसोलेशन है, जो सन की रेडिएशन है, उनको कम रिसीव करोगे। वो चीजें सीजन टू सीजन भी डिपेंड करती हैं, और सीजन्स भी सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर। अब हम देखते हैं कि अगर सोचो क्लाउडी हो रखा है आपका स्काई, बारिश का मौसम है, क्लाउड्स आए हुए हैं, तो आपको सन दिखाई नहीं देता। अब उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर सेम होता है कि जब सन दिखाई नहीं दे रहा तो सिंपल सी बात है, जो स्काई है वो आपके उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फिलहाल आपके वहां पर क्लाउड्स ने चीजों को कवर कर रखा है, तो उस पॉइंट पर हमें क्या होगा, सोलर रेडिएशंस कम रिसीव होंगी एज कंपेयर टू जब आपका क्लियर स्काई की सिचुएशन है, जब मौसम बिल्कुल साफ है, क्लाउड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे स्काई के अंदर। तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर आपकी सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव होंगी एज कंपेयर टू जब आपका क्लाउडी हो रखा है स्काई, या फिर कोई बारिश की सिचुएशन हो रखी है, या फिर फोग की सिचुएशन है, या वाटर वेपर ज्यादा हो रखे हैं एटमोसफेयर के अंदर, डस्ट पार्टिकल एटमोसफेयर में ज्यादा है। तो उन चीजों के ऊपर भी आपका जो इंसोलेशन है वो डिपेंड करता है। आप यहाँ पर फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हो, आप रीड करके भी समझ सकते हो। पॉइंट क्या है कि अगर आपको सिर्फ चारों नाम भी याद है ना, तो भी अगर आपको मेंस में आंसर लिखना पड़ जाए, आप बहुत इजीली लिख सकते हो। और वहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, जब भी आपको पॉइंट्स ही पता होना चाहिए, बिकॉज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप फिर चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं।
और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एग्जैक्ट एक एक लाइन याद हो जाए। फिर भी मैंने अपनी साइड से मटेरियल और फिगर आपको ऐसे ही दिए कि अगर आप इनको कॉपी करना चाहो तो आप इनको एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो अपने मेंस में लिखने के लिए। और साथ में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। अगर आप ज्योग्राफी अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पर आपके जो डायग्राम की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है मेंस के अंदर। अब ये डायग्राम भी ऐसा है, आप कॉपी कर सकते हो। डायग्राम ये वाला भी ऐसा ही था, सन को, अर्थ को भी सर्कल में बनाया, इधर आप सन को सर्कल में बनाया और बस एंगल दिखा दिए। तो जहां पर फिगर बन सकती है वहां पर फिगर बनाओ। नेक्स्ट अब नोट है, इन जो ये लाइंस हैं इनको आप एग्जैक्टली याद कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा, बिकॉज ये एग्जैक्ट लाइंस ही आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपके पास स्टेटमेंट बेस पे लिखी हुई होंगी और आपको फिर 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन होंगे। अब ये चीज बता रखी है कि मैक्सिमम इंसोलेशन, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। क्यों? अब हमें भी पता है जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाला एरिया होता है वहां पे नॉर्मली आपका जो स्काई है वो क्लियर ही रहता है, वहां पर इतना बारिश वारिश भी नहीं होती, सीजन का इतना डिफरेंस भी नहीं आता। इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम इंसोलेशन आप कहाँ रिसीव करते हो? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के अंदर, बिकॉज वहां पर जो क्लाउडीनेस होती है वो लीस्ट होती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? The equator receive comparatively less insolation than the tropics. ट्रॉपिकल एरिया से कम इंसोलेशन कहाँ रिसीव होती है आपको? आपके इक्वेटर वाले रीजन के ऊपर। और दूसरी क्या है? जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज हायर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियन। आपके सेम लैटिट्यूड के ऊपर ही क्या होता है, इंसोलेशन जो है आपको कॉन्टिनेंट एरिया के ऊपर यानी लैंड एरिया के ऊपर ज्यादा आपको इंसोलेशन रिसीव होती है, सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव होती है एज कंपेयर टू जो आपका ओशियन वाला एरिया होता है उसके। एंड सेम अगर विंटर सीजन है तो दो मिडल एंड द हायर लैटिट्यूड्स रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। अगर आपका विंटर सीजन होगा, जितने भी मिडल और हायर लेटीट्यूड के रीजन्स हैं वहां पर आपको जो रेडिएशंस हैं वो काफी लेस रिसीव होंगी एज कंपेयर टू समर। तो आपको ये स्टेटमेंट आप डायरेक्ट याद कर लो या फिर अंडरस्टैंड भी करके देखोगे तो वही सेम बात है जो अभी तक हमने फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब हीट बजट क्या होता है? हीट बजट सिंपल होता है, अब हमारी अर्थ है, हमारा सन है, सन से रेडिएशन आती है तो अर्थ भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी करता है। अब ना सन से हमें 100% रेडिएशन रिसीव हो पाती और ना अर्थ 100% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर पाता। सन और अर्थ के बीच में एक बैलेंस बना रहता है इंसोलेशन का, सोलर रेडिएशन का, कि दोनों इक्वल अकाउंट में चलते हैं कि अगर सन से हमें 50% रेडिएशन रिसीव हो रही है तो हमारी जो अर्थ है वो भी 50% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सन के पास भी 50 हो गया, अर्थ के पास भी 50 हो गया। तो इसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं? इसी बैलेंस को हम कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ, द बैलेंस बिटवीन द इंसोलेशन एंड द टेरिशियल रेडिएशन। टेरिशियल रेडिएशन कौन सी होगी? जो अर्थ वापस सन के पास रिफ्लेक्ट कर रहा है, इज टर्म द हीट बजट और यू कैन से हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। और इसी हीट बैलेंस की वजह से हमारी अर्थ एक लेवल से ज्यादा वार्म नहीं होती और ना ही एक लेवल से ज्यादा कूल डाउन होती है। अगर आपके यहाँ पर फिलहाल विंटर सीजन है तो कहीं पर फिलहाल समर सीजन एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब आपके पास, आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में, आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में जब समर सीजन चल रहा होगा तो किसी एरिया में विंटर सीजन भी चल रहा होगा। जब आपके पास मानसून चल रहा है तो कहीं पर मानसून क्या बारिश की एक बूंद नहीं होगी और कहीं पर बहुत हैवी मानसून चल रहा होगा, रेनफॉल चल रहा होगा और आपके पास रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। तो उसी तरीके से क्या है कि अर्थ सब कुछ अपना मेंटेन करके रखता है, इसी वजह से अर्थ क्या है, ना ज्यादा कूल डाउन होता ना ज्यादा हीट अप होता और एक बैलेंस अर्थ और सन की रेडिएशंस के बीच में बना रहता है। आप इस फिगर से समझते हैं कि ये स्पेस है, स्पेस के अंदर आपका सन है, सन ने अपनी रेडिएशन को 100%
ट्राई किया भेजने का 100%, वहां से सोलर रेडिएशन आई। अब वो सोलर रेडिएशंस को बीच में काफी कुछ मिला, आपका एटमॉस्फेयर मिला, एटमॉस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, डस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। फिर सन की रेडिएशन को डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा ट्रेवल करना था, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर हो गए, ओजोन लेयर हो गया, पूरा आपका एटमॉस्फेयर है, फिर क्लाउड्स हो गए, सारी चीजों ने रेडिएशंस को कहीं ना कहीं ब्रेक किया, रोका। और ऐसे रोकते रोकते रेडिएशन फाइनली नियर अबाउट हम मान के चलते हैं 51, 100 थी, 51 क्या हुई, यहाँ तक पहुंच गई। वैसे ही अर्थ ने सेम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया। सेम, जब अर्थ एक टेरिशियल रीजन है, जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको भी उन सेम चीजों से फेस करना पड़ेगा। उसके बीच में भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो अर्थ और सन के बीच में है, तो जब सन से कुछ आ रहा है तो भी एटमॉस्फेयर बीच में, अर्थ से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो भी एटमॉस्फेयर बीच में। तो सेम वही ओजोन लेयर का सामना, डस्ट पार्टिकल्स का सामना और काफी चीजों का सामना करने के बाद जब अर्थ ने भी रिफ्लेक्ट बैक किया, तो अर्थ भी कितना रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है, नियर अबाउट 51। तो उतना ही अर्थ ने एब्जॉर्व किया, उतना ही अर्थ ने दोबारा से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एक बैलेंस बन गया। इतना सा ये आपका हीट बजट का कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स क्या होता है, बुक्स में हम जब देखते हैं या फिर कहीं देखते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर है नहीं, जितना आया उतना हमने भेज दिया और हमने अपने बैलेंस को मेंटेन रखा, हमारी अर्थ ने अपने बैलेंस को मेंटेन रखा। अब एक टर्म होती है एल्बेडो। एल्बेडो टर्म का क्या मतलब होता है, एल्बेडो टर्म का मतलब होता है कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ मेजर of how much light that hits a surface is reflected without being absorbed। अब सन से कौन सी लाइट, जो अमाउंट है रेडिएशंस की, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट है जो रेडिएशंस की, उसको हम कहते हैं एल्बेडो। कि अर्थ ने 51 तो एब्जॉर्ब कर ली, अब रिफ्लेक्ट बैक कितनी की, वो जो अमाउंट होती है, अब अर्थ ने जो 40% की, 48% की, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक की, उसको हम कहते हैं एल्बेडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब डिफरेंस क्या आता है, अब देखो, देख तो हमने ये भी लिया कि जो इंसोलेशन है वो हम कितना रिसीव करते हैं, हमने एक देखा ओवरऑल अर्थ का, फिर हमने साथ में नोट के अंदर ये भी डिफरेंस देखा कि सभी एरियाज की, सभी लैटिट्यूड्स के अपने अपने लिंक होते हैं। अब कई रीजन ऐसे भी हैं, जैसे आपके पोलर रीजन्स हैं, जहां पर पूरे साल सिर्फ आइस रहती है, पूरे साल ही विंटर सीजन रहता है। कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पूरे साल ही समर सीजन रहता है, तो वहां पर उनके बीच में सोलर रेडिएशन का डिफरेंस होता है। तो सोलर रेडिएशन रिसीव होने का डिफरेंस होता है, तो रिफ्लेक्ट का भी डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है एक पोलर रीजन उतना रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा सोलर रेडिएशन को, जितना कि एक नॉर्मल ऐसा रीजन जहां पर सिर्फ समर सीजन चल रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो हर जगह क्या है, डिफरेंस आ रहा है किसके अंदर, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो भी क्या मैटर करता है कि जो एल्बेडो ऑफ द अर्थ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उसकी वैल्यू है। कि सपोज की बता रही हूँ कि अगर ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर 50% रेडिएशन हो रही है, तो वही जो सब डेजर्ट का रीजन होगा, क्या वहां से भी 50% रेडिएशन ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है रेडिएशन की वो भी डिफरेंट है। और उसी डिफरेंस में क्या होता है कि जो एल्बेडो ऑफ द अर्थ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एल्बेडो, हाईली डेवलप एरिया सच एज आपकी अर्बन सिटीज हैं, कैन एक्सपीरियंस हाई एवरेज टेम्परेचर्स देन द सराउंडिंग सब अर्बन और रूरल एरियाज। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब ये बात तो आप सिंपली समझ सकते हो, अगर नॉर्थ इंडिया से आप बिलोंग करते हो तो इस चीज को समझने का अभी विंटर सीजन में बेस्ट एग्जाम्पल है। आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, आप दिल्ली के अंदर जितना टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हो, जितनी विंटर एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में आप दिल्ली के आसपास ही किसी रूरल एरिया में जाओ, किसी विलेज के अंदर जाओ, आपको वहां पर ज्यादा सर्दी एक्सपीरियंस होगी एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। क्यों? क्योंकि आपके रूरल एरियाज में क्या होता है, आपके फील्ड्स होते हैं, आपकी ज्यादा ट्रीज होती हैं, जो एटमोसफेयर वो ज्यादा क्लीन होता है और वहां पर पॉल्यूशन का जो लेवल होता है वो कम होता है। तो ये बात क्या है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है कि अर्बन सिटीज के अंदर और रूरल एरियाज के अंदर भी जो आपका एल्बेडो है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। उनके अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपको दोनों रीजन्स के अंदर मिलेगा।
तो ये चीज आप जब भी हम ज्योग्राफी को देखें, अगर हम खुद से लिंक करके भी देखते हैं तो वो चीज बहुत इजी हो जाती है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द हाइयर एवरेज टेम्परेचर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लेस वेजिटेशन, हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर विद डार्क सरफेसेस। अब जो टेम्परेचर हाई होने का रीजन है वो इन चीजों के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। जैसे कि अब हम दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है। दिल्ली के अंदर आपको खाली एरिया बहुत कम मिलेगा, पॉपुलेशन बिकॉज बहुत ज्यादा है, हर जगह आपको बिल्डिंग से बिल्डिंग्स मिलेंगी, बिल्डिंग ज्यादा हुई मतलब वेजिटेशन कम हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा। इन चीजों से क्या होता है, काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, पोल्यूशन बढ़ता है, चीजें जो है इन्वायरमेंट ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो आपको ज्यादा हाई मिलेगा। अब वो टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा एज कंपेरेटिव टू जो आपका किसी भी रूरल एरिया का टेम्परेचर है, बिकॉज रूरल एरिया में क्लीन एटमोसफेयर है, पॉपुलेशन लिमिटेड होती है और वेजिटेशन ज्यादा होता है, वहां पर फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स के अराउंड बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारी वेजिटेशन होती है। एक ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। क्या है, नासा लॉन्चेस स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट टू स्टडी अर्थ पोल्स and the first of a pair of a climate satellite designed to study heat emission at earth poles for NASA is in orbit as it is launched on May 25, 2024। वैसे तो जो हम यूपीएससी के लिए 2025 के लिए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे उनसे पहले की न्यूज है, बिकॉज आपका 16 जून 2024 को आपका यूपीएससी का एग्जाम था। बट जैसे हमने 16 जून वाले एग्जाम को एनालाइज किया प्रीलिम्स 2024 को, उसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो थोड़े से पीछे से लिंक करते थे, यानी 2 साल पहले का भी मैटर वहां पर इनडायरेक्टली पूछा हुआ था। तो इसीलिए हम इस चीज को भी कवर कर लेते हैं, एज ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत कम होते हैं, तो मे बी रिस्क क्यों ही लेना, इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पर कवर कर लिया। आगे क्या है, द एजेंसी प्री फायर, प्री फायर का मतलब पोलर रेडिएट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन कंसिस्ट ऑफ 2 शू बॉक्स साइज क्यूब सैटेलाइट थी, और यू कैन से क्यूब सेट्स। क्या मेजर करेंगे, डेट विल मेजर द अमाउंट ऑफ हीट अर्थ रेडिएट्स इनटू स्पेस फ्रॉम 2 ऑफ द कोल्डेस्ट मोस्ट रिमोट रीजन्स ऑन द प्लेनेट। और जो डाटा होगा इस मिशन का वो किस चीज में हेल्प करेगा, रिसर्चर्स को बेटर प्रिडिक्ट हाउ अर्थ्स आइस सीज एंड वेदर विल चेंज इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। मेनली ये किसके लिए लॉन्च है कि पोलर रीजन से अर्थ की जो रेडिएशंस हैं उनके बारे में जानने के लिए, जो वर्ल्ड के 2 ऑफ द कोल्डेस्ट, वर्ल्ड के सबसे ठंडे जो रीजन है वहां से हमें अर्थ की जो रेडिएशन जा रही है वापस स्पेस में उसको मेजर करना है, जिससे हमें पता चल पाए कि अगर जो हमारे अर्थ के ऊपर आइस है, जो हमारी सीज है, जो कोल्डेस्ट एरिया का रीजन है, वेदर है, अगर वो भी मेल्ट होना लग जाए, बिकॉज अभी हम सुन रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उन चीजों का अगर पूरी ही अर्थ के ऊपर से आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, आपका अंटार्कटिका जैसा रीजन मेल्ट होने लग जाए, तो उसका वर्ल्ड के ऊपर, एक वार्मिंग वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें क्या चीज फेस करनी पड़ेगी, उन सारी चीजों का एक अच्छा एनालाइज हमें मिल जाएगा। उसी के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट की गई थी, नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया था। अब है वेरिएशन इन द नेट बजट एट द अर्थ सरफेस। ये सेम बात है जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि वेरिएशंस हैं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लेटीट्यूड्स के ऊपर, कि डिफरेंट डिफरेंट लेटीट्यूड्स के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस देखने को मिलेंगी। सभी जगह से हम सेम चीज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी अर्थ की शेप ऐसी है कि यस डिफरेंट डिफरेंट लेटीट्यूड डिफरेंस जो हमें है वो यस हमें मिलेगा ही मिलेगा। और इसी को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर अगर बात करें, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज हायर देन द अमाउंट ऑफ टेरिशियल रेडिएशन। टेरिशियल रेडिएशन के कंपैरिजन में हमें ट्रॉपिकल रीजन के अंदर काफी रेडिएशंस देखने को मिलती हैं, ज्यादा रेडिएशन वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, हैंस इट इज अ रीजन ऑफ सरप्लस हीट। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने ज्यादा रेडिएशन पे बैक की, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव में आ गए कि हमें जितनी रेडिएशन रिसीव हुई उतनी हमने पे बैक कर दिया, उससे ज्यादा हमने वापस रिफ्लेक्ट कर दी। वहीं अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो द हीट गेन इज लेस देन द हीट लॉस, हैंस इट इज अ रीजन ऑफ डेफिसिट हीट।
कि यहाँ पर हम डेफिसिट में क्यों चले गए, कि हमने जो हीट गेन की इज लेस देन द हीट लॉस, कि जो हम हमारे पास सोलर रेडिएशंस क्या है, कम आ रही हैं और हम ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें डेफिसिट हो गई। वहीं पर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या था, कि जो इंसोलेशन हम रिसीव कर रहे थे वो ज्यादा था एज कंपेयर टू हम रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रॉपिकल के अंदर आपको ज्यादा गर्मी मिलती है, क्यों, क्योंकि हमें रेडिएशन ज्यादा रिसीव होती है वहां के एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग, और हम रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कम कर पाते हैं। वहीं पोलर रीजन के अंदर क्या होता है कि हम हीट गेन, रेडिएशन कम रिसीव होती है बिकॉज ऑफ पोलर रीजन इन्वायरमेंट, और हम जो हीट लॉस है वो कम कर पाते हैं। तो यहाँ पर डेफिसिट हीट हो गया और यहाँ पर वो चीज सरप्लस हीट में चली गई। अब एक लास्ट टर्म क्या होती है, कि जो ये प्रोसेस होता है रीडिस्ट्रीब्यूट करने का और लैटिट्यूडनल हीट को बैलेंस करने का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। और सिंपल सी टर्म में हमें क्या समझना है कि इंसोलेशन डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।